welcome back in lesson number 23 of Eco 401। आई होपफुली आपको पिछले लेक्चर अच्छे से समझ आए होंगे। तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं। एंड सेकेंडली, अगर आप ये वीडियोस डाउनलोड करके देख रहे हैं तो काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को ऑनलाइन देखा करें ताकि हमें भी कुछ बेनिफिट्स हो। ठीक है, तो ऑनलाइन डाउनलोड करके भी आपकी उतनी एम लगनी है और ऑनलाइन भी आपकी उतनी एम लगनी है। तो काइंडली वीडियोस को ऑनलाइन वॉच किया करें ताकि हमें भी इससे कोई फ़ायदा हो। अच्छा चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हमारे पास क्या चीज़ है जी, मार्केट स्ट्रक्चर ही कंटिन्यू हो रहा है और वेलफेयर इकोनॉमिक्स यहाँ से हमारी स्टार्ट होगी। तो मार्केट स्ट्रक्चर को हम पिछले वीडियोस में भी कवर करते आए हैं और इसमें ये टॉपिक एंड हो जाना है। यहाँ पे हमारे पास है प्राइस सेटिबिलिटी इन नॉन क्लजिव ओलिगोपोली किंक डिमांड कर्व। अच्छा जी, तो इसमें क्या कह रहा है, अ किंक डिमांड कर्व एक्सप्लेन द स्टिकनेस ऑफ प्राइसेस इन ओलिगोपोलिक मार्केट्स। तो ओलिगोपोली आपको आई थिंक आप तक पता होगा कि ओलिगोपोली को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास कितनी फार्म्स होती हैं, 2 से 20 तक फार्म्स होती हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं ओलिगोपोली। और अगर वो आपस में इश्तराक करें अपने मुनाफे को मैक्सिमम करने के लिए आपस में इश्तराक करें तो उनको हम कहते हैं कोलेजिव ओलिगोपोली। ठीक है, और अगर इश्तराक ना करें तो फिर हम कहते हैं नॉन कोलेजिव ओलिगोपोली। ठीक है, तो ये सारी थ्योरी इसी की लिखी हुई है कि अगर वो आपस में इत्फाक ना करें यानी कि नॉन कोलेजिव ओलिगोपोली हो तो हमारे पास फिर क्या रिज़ल्ट होगा। फिर हमारे पास अगर मुख्तलिफ फार्म्स हैं ना, क्योंकि इसमें ओलिगोपोली में तो 2 या 2 से ज़्यादा फार्म्स होती हैं और 20 से कम होती हैं, तो अगर आपस में इत्फाक नहीं करती, ठीक है, आपस में इत्फाक नहीं करती, इकट्ठी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज़ नहीं कर रही, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक कंपनी, आपके पास एक जो फर्म है वो क्या करती है, वो प्राइस को लो कर देती है। ठीक है, और बाकी कंपनी प्राइस को लो नहीं करती, बाकी कंपनी अपनी प्राइस को उतनी ही रखती हैं। सॉरी, लो नहीं, प्राइस हाई करने की बात हो रही है। ठीक है, तो जैसे हैंड आउट्स में है, मैं आपको वही एग्जांपल दूंगा। एक कंपनी अपनी प्राइस हाई कर देती है और बाकी कंपनी अपनी प्राइस जो है वो कांस्टेंट रखती हैं, उतनी रखती हैं, तो क्या होगा, जो कंपनी अपनी प्राइस ज़्यादा करेगी उसको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी चीज़ तो नहीं बिकेगी और बाकी जितनी भी कंपनीज हैं जिन्होंने उतनी प्राइस रखी हुई है उनको फ़ायदा हो जाएगा। एक तो इसमें ये चीज़ हो गई। सेकेंडली, अगर हमारे पास एक कंपनी है वो दूसरों के साथ इश्तराक नहीं करी, वो अपनी प्राइस जो है वो डिक्रीज़ कर लेती है। अब इसने प्राइस अपनी डिक्रीज़ कर ली है तो बाकी कंपनी भी अगर अपनी प्राइस जो है वो डिक्रीज़ कर लेती हैं तो क्या होगा, इस कंपनी की भी प्रॉफिट कम हो जाएगा और इन तमाम कंपनीज का भी प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट सबका कम हो जाएगा क्योंकि सब ने प्राइस डिक्रीज़ कर दी है। तो इंडिविजुअली इस तरह तमाम कंपनियों को नुकसान होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ इस सारे पैराग्राफ में बताया गया है। तो ये किक डिमांड कर आपको क्या बताती है कि अगर आपकी इतनी क्वांटिटीज़ के ऊपर प्राइस है P1, ठीक है, तो अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे तो आपकी ये जो इक्विलिब्रियम की लाइन है ना, ये आपके पास इस तरह किंक शक्ल बना लेगी, तो इसलिए हम इसको कहते हैं किंक डिमांड कर्व। अ डिमांड कर्व विद 2 डिस्टिंक्ट सेगमेंट विच हैव डिफरेंट इलास्टिसिटीज। तो दोनों सेगमेंट आप देख लें, इलास्टिसिटी डिफरेंट है। ठीक है, इस सतह पे और इलास्टिसिटी है, इस सतह पे और इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी क्या चीज़ होती है, प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान डिफरेंस, मतलब प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान आपके पास इसको प्राइस को क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास इलास्टिसिटी आ जाती है। ठीक है, तो दोनों तरह में इलास्टिसिटी आपके पास यहाँ पे और है, यहाँ पे और है। ये चीज़ इसने लिखी है कि दोनों जगह ये डिस्टिंक्ट है किंक कर्व में। द प्राइमरी यूज ऑफ किंक कर्व
किंग डिमांड कर्व इज़ टू एक्सप्लेन प्राइस रिजिडिटी। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है, प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपोली में किंग कर्व यूज़ होती है। तो इसके दो सेगमेंट हैं, दो कौन कौन से सेगमेंट हैं, ये दोनों सेगमेंट के आपको नाम आने चाहिए। एक है आपके पास अ रिलेटिव मोर इलास्टिक सेगमेंट फॉर प्राइस इंक्रीज, अ रिलेटिव लेस इलास्टिक सेगमेंट फॉर प्राइस डिक्रीज। तो यहाँ भी देखें ये वाला जो सेगमेंट है ये आपके पास आता है लेस इलास्टिसिटी है और ये आपके पास ज़्यादा मैक्सिमम इलास्टिसिटी है। तो इसलिए ये आपके पास ये दो इसके पोर्शन हैं। तो यहाँ तक ये था। अब नेक्स्ट आ जाए अगर, तो नॉन प्राइस कंपटीशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नॉन प्राइस कंपटीशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन प्राइस कंपटीशन मीन्स कंपटीशन अमंग द फर्म बेस्ड ऑन फैक्टर अदर देन प्राइस। ठीक है, मुख्तलिफ फर्म्स के दरमियान जो कंपटीशन होता है ना, जो कि प्राइस के ऊपर, प्राइस को निकाल के बाकी कंपटीशन होता है, उसको हम कहते हैं नॉन प्राइस। ठीक है, प्राइस निकल गई तो नॉन प्राइस कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है, मुकाबला होता है। नॉन प्राइस कंपटीशन के प्राइस के अलावा बाकी जो मुकाबला होता है, अब आप सोच रहे हैं बाकी कौन सा मुकाबला होगा। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करती है, दूसरी कंपनी कम एडवर्टाइजमेंट करती है, तो इस किस्म का जो मुकाबला होगा उसको हम नॉन प्राइस कंपटीशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ओलिगोपोली एंड पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, इन ओलिगोपोली फर्म्स आर एबल टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ओलिगोपोली में क्या चीज़ है, आपकी फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पिछले लेक्चर में आपको बहुत क्लियरली बता चुका हूँ। ठीक है, दिस इज आल्सो फीचर ऑफ मोनोपोली। तो ये अब मोनोपोली का फ्यूचर है, ओलिगोपोली का फ्यूचर है कि दोनों में आपकी जो फर्म होती हैं ये आपके पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, बट दिस इज नॉट द फ्यूचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन ये आपके पास परफेक्ट कंपटीशन और जहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो जाता है वहाँ पे आपकी फार्म जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती। फार्म कैन यूज देयर प्रॉफिट इन कास्ट मिनिमाइजेशन। तो वहाँ पे आपकी फार्म कहाँ पे जाके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है कि वो अपनी कास्ट की प्राइस को कम करें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप हमारे पास आ गया वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इट इज़ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील विद नॉर्मेटिव इश्यूज। नॉर्मेटिव इश्यूज से क्या मुराद है, व्हाट शुड बी, कि क्या करना चाहिए। ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट यूजेस मैक्रो इकोनॉमिक्स टेक्निक टू सिमुलेटेनियसली डिटरमाइन allocative efficiency within economy and income distribution। तो ये सारी चीज़ इसमें आगे टॉपिक में मज़ीद इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे है मार्जिनल प्राइवेट कास्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मार्जिनल प्राइवेट कास्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इनकी एडवर्टाइजमेंट की मार्जिनल कास्ट क्या होगी। द मार्जिनल प्राइवेट कास्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इज द कास्ट ऑफ एवरी एडिशनल टीवी कमर्शियल न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दैट फर्म हैज़ टू बियर। क्या आपके पास वो वाली कास्ट होती है जो आपकी जो फर्म है ना वो आपके पास एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कास्ट खर्च करती है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्राइवेट कास्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देन है मार्जिनल सोशल कास्ट। ठीक है, मार्जिनल सोशल कास्ट अब क्या चीज़ होगी, ये आपने फार्मूला याद कर लेना है। मार्जिनल सोशल कास्ट इक्वल होगी मार्जिनल प्राइवेट कास्ट दैट फर्म इनकर्स। क्या आपकी जो फार्म है वो आपके पास प्राइवेट उसका कितनी कास्ट हो रही है, प्लस अदर कास्ट दैट इज बोर्न बाय सोसाइटी बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल गुड। कि ये टोटल कास्ट आपकी इक्वल होगी जितनी आपके पास मार्जिनल प्राइवेट कास्ट है उस आइटम के लिए, प्लस उस आइटम को बनाने के लिए जो सोसाइटी को कास्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इन दोनों का जब सम करेंगे तो आपके पास मार्जिनल सोशल कास्ट आएगी। ठीक है, ये वाला आपने याद रखना है। अब सोचें सोसाइटी को कौन सी कास्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो सोसाइटी को फॉर एग्जांपल उसका अगर उस फैक्ट्री का धुआं बाहर निकलता है, ठीक है, तो वो सोसाइटी का कास्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उस एक एडिशनल प्रोडक्ट के लिए
उनके रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है तो वो भी सोसाइटी को कास्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो इस किस्म की जो कास्ट होती हैं उनको इसमें ऐड करेंगे तो मार्जिनल सोशल कास्ट आपकी आ जाएगी। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी का मतलब कि बैर वाली होती है, लाजिमी बात है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव है। एक्सटर्नलिटी अराइज फ्रॉम बेनिफिट्स या हार्मफुल स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन फॉर सोसाइटी। तो ये सारी क्या चीज़ है, ये आपको मैं सिंपल सा बताता हूँ। ये आपके पास किसी भी फर्म की प्रोडक्शन की वजह से आपकी फैक्ट जो उसके साथ सोसाइटी है उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो इसको कहेंगे ऑफ एक्सटर्नलिटी, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, तो फिर इसको कहेंगे ये आपके पास बेनिफिशियल है, और अगर नेगेटिव है तो उसको हम कहेंगे हार्मफुल। आई होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपकी फर्म की प्रोडक्शन की वजह से सोसाइटी को जो फ़ायदा या नुकसान हो रहा होता है उसको हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या चीज़ है, इफ द एक्सटर्नलिटी इज रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन डिसीजन इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिव एक्सटर्नलिटी, ठीक है। अगर प्रोडक्शन की डिसीजन की वजह से है तो उसको प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी कहेंगे। अगर वो कंजम्पशन की वजह से है किसी चीज़ की तो उसको कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी कहेंगे। अब दोनों में आपको मैं मिसाल से समझाता हूँ कि अगर फार्म की प्रोडक्शन की वजह से बैर कोई फ़ायदा या नुकसान हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि आपकी प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी है। लेकिन उसी जो चीज़ वो फार्म बना रही है उसकी वजह से बैर जो सोसाइटी है उसको कोई फ़ायदा या नुकसान हो रहा है, उसकी कंजम्पशन की वजह से, उसको इस्तेमाल करने की वजह से उसको कहेंगे कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई है। उसके बाद है ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज़ है, अ सोसाइटी ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन मीन्स द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एट विच द एक्सटर्नलिटी इज फुली internalized, equilibrium price and quantity price are determined, and the intersection of marginal social cost curves and marginal social curve, not the intersection of marginal benefits, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो मार्जिनल क्या चीज़ है, इंटरसेक्शन ऑफ मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स और सोशल कास्ट। सोशल बेनिफिट और सोशल कास्ट का जो आपके पास इंटरसेक्शन होगा वो आपके पास ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन है। ये आपके पास मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट्स और मार्जिनल प्राइवेट कास्ट इसका आपके पास इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद टैक्स या सब्सिडी। टैक्स या सब्सिडी आपके पास राइज होगा या रिड्यूस होगा प्राइस बाय शिफ्टिंग द सप्लाई कर्व वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है। प्राइस टैक्स या सब्सिडी ज़्यादा होगी या कम होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टैक्स ज़्यादा होगा जब आपकी सप्लाई कर्व अपवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। इस तरह टैक्स कम होगा जब आपकी सप्लाई कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होगी। इस तरह सब्सिडी भी आपके पास जब आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी सब्सिडी भी ज़्यादा होगी, और सप्लाई कम होगी डाउनवर्ड तो आपकी डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड होगी। नेक्स्ट मार्केट फेलियर क्या चीज़ है। मार्केट फेलियर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप जो चीज़ बॉय कर रहे हैं उसकी आपको प्रॉपर पे नहीं मिल रही, ठीक है। इट इज़ इम्परफेक्शन इन प्राइस सिस्टम दी प्रिवेंट्स द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। वहाँ पे थोड़ा मुश्किल लिखा हुआ है, नीचे मैंने अपनी वर्डिंग में लिखा है व्हेन इनकम्प्लीट पेयर्स ऑफ सप्लाई। जब आपके पास जो आपका लेने वाला होता है ना चीज़ वो आपको मुकम्मल पे नहीं करता तो इसको कहते हैं मार्केट फेलियर। उसके बाद है जी मेरिट गुड। मेरिट गुड कौन सी गुड्स होती हैं जो कि आपकी हुकूमत चाहती है कि लोग इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेशन लोगों को देंगे तो आपकी हुकूमत चाहेगी कि ये आपके पास एजुकेशन आनी चाहिए, या अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी देंगे
टेक्नोलॉजी फ्राहम कर रहे हैं तो आपके पास मेरिट कोड होगी, क्योंकि हुकूमत चाहेगी कि अवाम ये चीज़ें इस्तेमाल करें। उसके बाद पब्लिक गुड्स कौन सी होगी? पब्लिक गुड्स वो गुड्स होंगी जो इस्तेमाल तो सब ने करनी ही है, चाहे कोई चाहे या ना चाहे। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, जैसे यहाँ पे एयर है, ठीक है। अब एयर है, एयर कोई चाहे या ना चाहे उसने इस्तेमाल करनी करनी है। या गवर्नमेंट कहती है कि मैंने स्ट्रीट लाइट्स लगानी है, अब कोई चाहे या ना चाहे लेकिन उसे इस्तेमाल करनी है। ऐसी चीज़ों को हम पब्लिक गुड्स कहते हैं। तो यहाँ तक था लेक्चर नंबर 23। इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट थे। आई होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ये चीज़ अगर समझ नहीं आई तो काइंडली चैनल के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।